बायोलॉजी इंटरमीडिएट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार। मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार। मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार। तो पहले के टॉपिक में हम आपको बताए थे गुणसूत्र क्या होते हैं, वंशागत में इनकी क्या भूमिका होती है। तो आपको पता है गुणसूत्र वंशागत की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है, जिनके माध्यम से मैत्रिक और पैतृक आनुवंशिक लक्षण आने वाले संकट में जाते हैं। तो अक्सर ये भी देखने को मिलता है जो क्रोमोसोमल ढांचा होता है, जो जीनी संगठन होता है, वो लगभग कुछ प्राणियों में, वो किसी भी जात का प्राणी हो, हमें उनके जो जीनी ढांचे होते हैं, क्रोमोसोमल जो ढांचे होते हैं, या उनकी जो जीन आबादी होती है, जिसको हम संपूर्ण जो है जीनोम कहते हैं, उसमें कुछ न कुछ जो है त्रुटियां भी देखने को मिलती हैं। और वह त्रुटियां जो है उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। और यह म्यूटेशन जिसे हम उत्परिवर्तन कह रहे हैं, ये उत्परिवर्तन होता कैसे है? तो समस्त जीवधारी इस पर्यावरण में प्रत्यक्ष रूप से विचरण करते हैं, तो वे जो है भौतिक दशाओं से गुजरते हुए अपने जो है शारीरिक क्रियाकलापों में अन्य जो है परिवर्तन करते रहते हैं। उनकी जो शारीरिक और मानसिक क्रियाकलापें हैं वे भौतिक दशाओं के अनुसार बदलते रहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि समस्त जीवधारी इस वातावरण को, खुद को समतुल्य दशा में बनाए रखने के लिए वे प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं। और उसी संघर्ष के दौरान उनके मानसिक और शारीरिक क्रियाकलापों का जो है प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है? भौतिक दशाओं पर। या आप यूं कहिए कि भौतिक दशाओं का उनके मानसिक और शारीरिक क्रियाकलापों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। तो जितने भी आपकी मानसिक क्रियाकलापें हैं और शारीरिक क्रियाकलापें हैं, ये सब आपके आनुवंशिक लक्षण से संबंधित हैं। और सभी आनुवंशिक लक्षण जीन जोड़े से संबंधित है। तो यहाँ सीधा प्रभाव जो है किस पर पड़ रहा है? जीन पर पड़ रहा है। और जीन समूह को ही आप क्रोमोसोम कहेंगे। तो इस तरीके से भौतिक दशाओं में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप जीवधारियों के जो जीन आबादी होते हैं या क्रोमोसोमल आबादी होते हैं, उनमें जो है उत्परिवर्तन हो जाता है। और उत्परिवर्तन से जो है उसमें कुछ ऐसे आनुवंशिक लक्षण आ जाते हैं जो तो उनके लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं, सर्वाइवल में उनके लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी आनुवंशिक लक्षण देखने को मिलते हैं जो उनको कहीं न कहीं जो है समस्या पैदा करते हैं जीवन यापन करने में। या आप उसको कह सकते हैं कि त्रुटिपूर्ण आनुवंशिक लक्षण होते हैं जो उनके लिए जो है सही नहीं होते हैं। तो ये त्रुटिपूर्ण जो आनुवंशिक लक्षण देखने को मिलते हैं वो किसके कारण देखने को मिलते हैं? गुणसूत्रीय विकार, यानी कि गुणसूत्रों में विकार उत्पन्न हो जाने के कारण जो है मनुष्यों में विशेष रूप से कुछ ऐसे आनुवंशिक लक्षण देखने को मिलते हैं जो त्रुटिपूर्ण होते हैं और वे कहीं न कहीं उनको हानि पहुंचाते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन जिसे हम उत्परिवर्तन कहेंगे, यह उत्परिवर्तन जो क्रोमोसोमल आबादी में हो रही है वो कितने रूपों में देखने को मिलती है? तो विशेष रूप से 2 रूपों में देखने को मिलती है। और वे जो 2 रूपों में आपको देखने को मिल रही है वो 2 क्रोमोसोमल जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें हम सम क्रोमोसोमल व्यवस्था कहेंगे और विषम क्रोमोसोमल व्यवस्था कहेंगे। उनका एक विशेष नाम है। यूप्लॉइडी और दूसरा
लेकिन जो क्रोमोसोमल विकार या डिसऑर्डर देखने को मिलता है जीन आबादी में, वे दो रूपों में देखने को मिलती है, यूपोलैरिटी और एनिपोलैरिटी। तो जो आपके यूपोलैरिटी होते हैं इनको हम इवन कहते हैं, यानी कि सम, और जो एनिपोलैरिटी होते हैं ऑर्डर्ड, यानी कि ये विषम अवस्था में होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो है यूपोलैरिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यूपोलैरिटी क्या है? यूपोलैरिटी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वह अवस्था है यूपोलैरिटी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वह अवस्था है जिसमें क्रोमोसोम का बंटवारा एक निश्चित सेट में होता है। इसमें जो बंटवारा हम देखेंगे क्रोमोसोम में आसूत्री विभाजन के फलस्वरूप वह हमें जो है एक सेट में दिखेंगे। अब वो सेट जो है 2 के रूप में भी हो सकता है, 3 के भी रूप में हो सकता है, 4 के रूप में भी होता है। तो ये एक सेट में हमें दिखेंगे। यूपोलैरिटी में जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने को मिलता है उसमें मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप हमें जो गुणसूत्र देखने को मिलेंगे, गुणसूत्र का जो विभाजन देखने को मिलेगा, जिसको हम जो है मियोसिस डिवीजन कहते हैं, तो उसमें गुणसूत्रों का एक समुच्चय देखने को मिलेगा। वो एक सेट में हमें देखने को मिलेंगे और उस सेट में इनकी जो विशेष संख्या होगी वो 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो इसमें जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने को मिलता है मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप वो किस रूप में देखने को मिलता है? एक निश्चित सेट के रूप में देखने को मिलता है, जब जो है समजात गुणसूत्र, या आप ऐसे कह सकते हैं कोई भी पैतृक गुणसूत्र हो या मातृ गुणसूत्र हो, जब उसमें जो है मियोसिस डिवीजन फलस्वरूप बंटवारा होता है तो वो जो है एक निश्चित सेट के रूप में बढ़ता है, उसका एक निश्चित सेट बन जाता है अपना, और वो सेट जो है 2, 3 या 4 के रूप में बनेगा। ऐसा होता क्यों या कब होता है? तो चलिए कारण समझ लीजिए ऐसा क्यों होता है। कारण में है कोई मादा युग्मक सेल, जिसे हम क्या कहेंगे? एग सेल कहेंगे। ये मान लीजिए कोई एग सेल है, फीमेल एग सेल है, मतलब मादा कोसा है, जिसे हम मादा युग्मक भी कह सकते हैं। तो निषेचन के दौरान फर्टिलाइजेशन, निषेचन के दौरान सामान्य रूप से तो इसमें एक ही स्पर्म का फ्यूजन होगा, लेकिन कभी कभी इस एक युग्मक से एक के बजाय 2 स्पर्म सेल आके क्या हो जाते हैं? संलयित हो जाते हैं या इनको निषेचित करते हैं। तो उस दौरान इसमें ऑलरेडी ये एक युग्मक सेल है, अगर एक स्पर्म सेल इनसे फ्यूज होता तो इनमें कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाती? 2 हो जाती। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा सामान्य स्थिति में होता है। त्रुटिपूर्ण स्थिति में क्या होता है? इससे एक स्पर्म का फ्यूजन ना होके एक के बजाय 2 स्पर्म का एक साथ फ्यूजन हो जाता है, जिससे अब इसमें जो है ये 2 के बजाय त्रिगुणित कोशा में परिवर्तित हो रहे हैं। इसे हम त्रिगुणित सेट कहेंगे। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। निषेचन प्रक्रिया में एक युग्मक सेल से केवल एक स्पर्म सेल ही जो है निषेचित हो सकता है, तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन त्रुटिपूर्ण अवस्था में ऐसा होता है।
कि मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप जो है इम्बर्सल जो बनता है उससे एक के बजाय दो स्पर्म सेल आके जो है संलयित हो जाते हैं या इसे निषेचित करते हैं, जिससे इनमें कोशिकाओं की संख्या 2 के बजाय 3 हो जाती है, या क्रोमोसोमल सेट की जो संख्या होती है वो 2 के बजाय 3 हो जाती है। वो जोड़े में होते हैं, एक रहता है आपका एक सेल का और जो दूसरा क्रोमोसोमल जीन है वो स्पर्म सेल का, 2 में एक सेट में हो गए, लेकिन अब इसमें एक क्रोमोसोम एक स्पर्म सेल और जाके फ्यूज हो रहा है, तो ये 2 के बजाय 3 हो गए, ये एक सेट में यहाँ तैयार हो रहे हैं, अगुणित सेट में बनते हैं। कहने का मतलब है जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो असामान्य रूप से होती है और 2 के बजाय 3 स्पर्म सेल का फ्यूजन एक एल्बम सेल से हो जाता है, जिससे क्रोमोसोमल जो सेट है वो 2 के बजाय 3 हो जाता है, और जो कि यह बहुत ही त्रुटिपूर्ण जो है प्रक्रिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यूक्राइडी में जो क्रोमोसोम होते हैं, यूक्राइडी में जो क्रोमोसोम होते हैं निषेचन के समय या मियोसिस डिवीजन के समय उनमें जो क्रोमोसोम का बंटवारा होता है वो एक निश्चित सेट में होता है और वो सेट 3, 4, 2, 3 या 4 के जो है समूह में देखने को मिलता है। तो ये तो पहला कारण था कि एक एग सेल से 2 स्पर्म सेल का फ्यूजन, और इसका दूसरा कारण ये भी है कि जब जनन कोशिका पैरेंटल सेल जिसे हम कहेंगे, अभी ये द्विगुणित अवस्था में है, इसको आपको यहाँ से प्रदर्शित करते हैं, इसमें समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। तो माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप जब ढेर सारे जो है पैरेंटल सेल बनते हैं तब जाके उनका जो है पूजेनेसिस होता है या गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया तब होती है, और उसमें जो है मियोसिस डिवीजन होगा जिससे एग सेल का निर्माण होगा। तो यहाँ जो ये द्विगुणित कोशिका पैरेंटल सेल है इसमें समसूत्रण की प्रक्रिया समान रूप से नहीं होती है। जब समान रूप से नहीं होती है तब भी जो है इनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो अनिश्चित हो जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या में जो है त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। अब तीसरी स्थिति एक और भी आती है, मियोसिस डिवीजन जो सबसे मुख्य अवस्था होती है सेल डिवीजन की, और विशेष रूप से जो है जनन काल के समय आवश्यक होती है। तो मियोसिस डिवीजन में क्या कमी हो जाने से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे। तो मियोसिस डिवीजन में आपको अच्छे से पता है जो आपके क्यूनियन सेल है, द्विगुणित कोशिका है, पैरेंटल सेल है, इसमें जो है जब मियोसिस डिवीजन होगा तो गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आधी संख्या के रूप में विभक्त हो जाएंगे और 2 सेल का निर्माण होगा, और जब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप, और इनसे जो 2 सेल बनते हैं जिसे हम जो है हैप्लॉइड सेल बोलेंगे, तो ये आपके मादा में अगर बने हैं तो आप इन्हें यज्ञ सेल कहेंगे, और अगर ये जो है नर में बनते हैं तो आप इसे स्पर्म सेल कहते हैं। तो यहाँ पे हम आपको मादा में समझा रहे हैं। तो चलिए आपके हैप्लॉइड 2 सेल बने मियोसिस डिवीजन के ठीक बाद, जिसे हम क्या बोलेंगे, गैमेट्स बोलेंगे या यज्ञ सेल बोलेंगे। तो ये अब आपके क्या हो गए, हैप्लॉइड हो गए, क्रोमोसोम की संख्या इसमें पैरेंटल सेल से आधी आई है जो कि निषेचन के लिए तैयार होते हैं। तो यह मियोसिस डिवीजन जो होता है पैरेंटल सेल में वो अपूर्ण रूप से होता है, पूर्ण रूप से ना होके अपूर्ण रूप से होता है, जिससे पैरेंटल सेल का पूर्ण रूप से विभाजन नहीं हो पाता है और ये यथावत बना रहता है। और निषेचन काल के समय स्पर्म सेल इसके साथ अगर फ्यूज होगा तो जाहिर सी बात है 2 के बजाय जो है 3 गुणसूत्र का सेट इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यह एक बहुत बड़ा गुणसूत्रीय विकार है, ठीक है, जिसे हम त्रिगुणीय सेट कहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 अवस्थाएं बन रही हैं जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का कारण बन रही है। पहला क्या है आपका, अभी हम बताए थे, पहला ये था कि कभी कभी डायरेक्ट पैरेंटल सेल में, या आप अभी हम बताया था आपको जो आपके यज्ञ सेल होते हैं उनमें निषेचन के समय एक के बजाय 2 स्पर्म सेल का फ्यूजन हो जाता है, जिससे उसमें गुणसूत्रों की सेट संख्या 2 के बजाय 3 हो जाती है। और दूसरा कारण हम ये बताए थे कि समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जो है भली भांति नहीं हो पाती है, जिससे वे द्विगुणित अवस्था में ही बने रहते हैं। और तीसरी अवस्था है मियोसिस डिवीजन,
यानी कि पैरेंटल सेल में जो द्विगुणित कोशिका है जो गैमेट में या युग्मक में बदलेगी उसमें पूर्ण रूप से जो है हर्षसूत्री विभाजन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, जिससे वह द्विगुणित अवस्था में ही बनी रहती है। और फिर इनका जब किसी भी स्पर्म सेल से फ्यूजन होगा इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या में जो है आपको विचलन देखने को मिलेगा या त्रुटि देखने को मिलेगा। और आप यही समझ सकते हैं कि अगर द्विगुणित कोशिका से कोई भी स्पर्म सेल आके फ्यूज होगा तो गुणसूत्रीय सेल की संख्या 2 के बजाय 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है आपको गुणसूत्रीय विकार यहाँ पर हम बता रहे हैं कि कैसे गुणसूत्रीय विकार देखने को मिलता है। तो यहाँ पे गुणसूत्रीय विकार कैसे देखने को मिल रहे हैं, एक सेट में, एक समान जो है सेट में देखने को मिल रहे हैं, समान संख्या के सेट में देखने को मिल रहे हैं। अब ये दूसरा है एन्यूक्लाइडी, जिसे हम कहते हैं इसमें सीधे गुणसूत्रों के जोड़े का बंटवारा होता है जो वो जो है त्रुटिपूर्ण होता है। यानी कि सामान्य रूप से जो है गुणसूत्रीय जोड़ों का बंटवारा नहीं हो पाता है, इसमें सीधे गुणसूत्रीय संख्या में जो परिवर्तन हो जाता है। तो कैसे होता है आप इसको समझ लीजिए। एन्यूक्लाइडी इसका मतलब होता है विषम गुणसूत्रीय सेट विकार। इसमें जो आपके गुणसूत्र बनकर तैयार होंगे जन्म काल के समय या आंतरिक विभाजन के समय, उनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, वो विषम होगी। यानी कि वो जोड़े में रहेंगे, जोड़े में ही रहेंगे। इस तरीके से जोड़े में रहेंगे लेकिन संख्या में वो जो है 2, 3 या 4 हो सकते हैं। तो कैसा होता है इसका क्या कारण होता है, ऐसा क्यों होता है? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु बनता है वो केवल मियोसिस डिवीजन है, अनुसूत्री विभाजन। मियोसिस डिवीजन, अनुसूत्री विभाजन, पैरेंटल सेल है ये। इस पैरेंटल सेल में मियोसिस डिवीजन भली भांति नहीं हो पाता है और जिससे गुणसूत्रों का जो बंटवारा होता है, ये आपके जोड़े के गुणसूत्र हैं, पेयर्ड क्रोमोसोम जिसे हम कहेंगे, इस तरीके से ये क्रोमोसोम ये हुआ, दूसरा ये हुआ। तो इसमें हमें मियोसिस डिवीजन ये सामान्य रूप से न देखने को मिले। कुछ इस तरीके से हो कि क्रोमोसोम का जो एक जोड़ा होता है वो एक सेट में ही रह जाए और सेल का पूर्ण रूप से विभाजन हो जाए। यानी कि क्रोमोसोम का पूर्णतः अगर जो है अगुणित सेट में विभाजन नहीं होता है तो आप उसे जो है क्या कहेंगे, एन्यूक्लाइडी अवस्था कहेंगे। यानी कि क्रोमोसोम का विभाजन के समय जो है एक पूर्ण अगुणित सेट में विभाजन नहीं हो पाता है, जिससे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की स्थिति बनती है, गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न हो जाता है। और ये जो डिसऑर्डर आपको देखने को मिलते हैं वो दोनों प्रकार के क्रोमोसोम में देखने को मिलेंगे, सेक्स क्रोमोसोम में भी देखने को मिलेंगे और ऑटोसोमल क्रोमोसोम में भी देखने को मिलेंगे। और यदि सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम दोनों में इस प्रकार के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे तो जायज सी बात है दैविक आनुवंशिक लक्षण और लैंगिक आनुवंशिक लक्षण दोनों में आपको त्रुटियां देखने को मिलेंगी। अब देखते हैं गुणसूत्रीय विकार से कौन कौन से विशेष जो है आनुवंशिक रोग जो है उत्पन्न हो जाते हैं। मुख्य रूप से जो है 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर सिंड्रोम देखने को मिलते हैं। इसमें आपका डाउन सिंड्रोम होगा, डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में ऑटोसोमल क्रोमोसोम का जो 21वां जोड़ा होता है, यह 21वां जोड़ा क्रोमोसोम का, इसमें 2 के बजाय 3 हो जाते हैं। क्रोमोसोम की संख्या 2 के बजाय 3 हो जाता है और ये ट्राइसोमी अवस्था में आ जाता है, जिससे 21वीं जोड़ी
क्रोमोसोम के द्वारा अभिव्यक्त होने वाले आनुवांशिक लक्षणों में जो है त्रुटियां आ जाती हैं। अब आप देखेंगे त्रुटियां कौन कौन सी हैं, जैसे छोटे कद का होना, सिर गोल होना, आंखें तिरछी होना, बाहें मोटी और अंदर की तरफ वलित होना, होठ मोटे और बाहर की तरफ उभरे होना, अंगुलियां मोटी और ठूठ होना, मंद बुद्धि का होना। और सबसे बड़ी विशेषता इनकी ये है कि ये बच्चे या ये संतानें 16 से 17 वर्ष की उम्र में जाते जाते मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत जल्दी ही जो है ये मृत हो जाते हैं। तो ये इनमें जो है मासिक लक्षण में त्रुटियां बताया गया है, जो कि 21वीं जो है जोड़ी ऑटोसोमल क्रोम में हुए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के कारण होता है। जो आपका नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ये विशेष रूप से जो है महिलाओं में होने वाला आनुवांशिक रोग है और ये लिंगीय गुणसूत्र को प्रभावित करता है। तो जो लिंगीय गुणसूत्र होता है मादा में XX, इसमें ये 2 के बजाय संख्या में 1 कम हो जाता है, यानी कि टोटल 46 गुणसूत्र की जगह पर केवल 45 गुणसूत्र ही इसमें बचते हैं, जिससे इनमें जो लिंगीय लक्षण होते हैं या लैंगिक लक्षण होते हैं वो अल्प विकसित हो जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात उसमें जनन क्षमता एकदम से जो है निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है। वो जो है जनन काल के लिए नहीं तैयार हो सकती हैं, नए संतानों को जन्म नहीं दे सकती हैं और लैंगिक विरूपता में भी त्रुटियां देखने को मिलती हैं। ये आपका टर्नर सिंड्रोम था, जो विशेष रूप से महिलाओं में ही देखने को मिलता है। और तीसरा है क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम। अब ये क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम जो देखने को मिलता है या विशेष रूप से जो है पुरुषों में देखने को मिलता है। क्यों पुरुषों में देखने को मिलता है? क्योंकि इसके लिए लिंगीय गुणसूत्र XY जिम्मेदार होता है। XY जिम्मेदार होता है, तो जाहिर सी बात है पुरुषों में ही यह लिंगीय विकार जो है देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो 23वां लिंगीय गुणसूत्र का जोड़ा है, इसमें एक X गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है। ये यानी कि 46 के बजाय गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 47 हो जाती है। और इस प्रकार के जो है पुरुषों में कौन सी त्रुटियां देखने को मिलती है? विशेष रूप से लैंगिक विरूपता में जो है हमें त्रुटियां देखने को मिलेगी। उनके जो लैंगिक अंग हैं उनका अल्प विकास होता है, अल्प विकास देखने को मिलेगा उनके लैंगिक अंगों में। और उनकी जो लैंगिक क्रियाएं हैं उनमें भी जो है त्रुटियां देखने को मिलती हैं। उसमें कई ऐसे लैंगिक विरूपताएं होती हैं जो जन्म काल के लिए जो है मुख्य कारण बनती हैं। उनमें जो है विकास बाधित हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह भी है, इसमें Y क्रोमोसोम न बढ़ने के कारण आप देख रहे हैं कि इस क्रोमोसोम का यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है ना, कि इस क्रोमोसोम संजात क्रोमोसोम मादा के क्रोमोसोम से मेल खाता है। तो इस पुरुष में जो है जिसमें ये त्रुटियां होगी, उनमें कुछ ऐसे भी लक्षण देखने को मिलेंगे जो मादाओं से मिलते जुलते होंगे, क्योंकि यस क्रोमोसोम की बढ़ोतरी हो रही है। जैसे उनमें जो स्तन होते हैं उन स्तनों में थोड़ा सा उभार देखने को मिलेगा। दाढ़ी मूंछ की जो विकास होते हैं उसमें जो है आपको कमी देखने को मिलेगी, ना के बराबर। और जितने भी लैंगिक अंग होते हैं उनका भी थोड़ा सा विकास नहीं होता है। और जन्म काल के लिए बिल्कुल ये जो है नपुंसक माने जाते हैं। ठीक, तो इस जो है आपके 3 जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की चीज है और जो गुणसूत्रीय त्रुटि के लिए उत्तरदायी होते हैं। और इनका जो मुख्य बिंदु है, मतलब ये त्रुटियां क्यों आ रही हैं, हम आपको बताएं स्टार्टिंग में कि म्यूटेशन के कारण होता है। और म्यूटेशन का सीधा संबंध किससे होता है? वातावरणीय दशाओं से होता है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।